बार फिर से आप सभी का टेगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम जहां लास्ट वीडियो में पढ़ाई कर रहे थे वैसे मैं रिस्टार्ट कर रहा हूं। तो शायद क्वेश्चन नंबर 20 है और इसमें लिखा हुआ है, आपको कारों की संख्या दी हुई है वर्ग अंतराल में और बारंबारता भी दी हुई है, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है बहुलक ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें वैसे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझाने के लिए बोर्ड पे बना देता हूँ। 0 से 10 है, 10 से फिर 20 है और लास्ट में 80 तक है। तो 20 से 30 है, फिर 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से फिर 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल। और यहाँ जो लिखा होता है बारंबारता, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 7, 14, फिर 13, 12, 20, 11, 15 और 8। फिर आपसे बहुलक पूछा है, तो बहुलक का सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए आपको। फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये होता है। इसमें जो F1 है वो फ्रीक्वेंसी है सबसे बड़ी, तो इस फ्रीक्वेंसी की रो में आपको देखना है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 20 है। तो ये F1 होगा। उसके बाद में जो F1 होता है उससे ऊपर वाली F0 होती है, तो यहाँ मैं F0 लिखूंगा और इसके जो नीचे है वो क्या होगी, F2, ठीक है। और जो F1 होता है उसके सामने जो छोटी सीमा होती है, यहाँ आपको पता होना चाहिए, ये बहुलक वर्ग बोलते हैं इसको, है ना। जो F1 के सामने होता है उस वर्ग को हम बहुलक वर्ग बोलते हैं। और इसमें ये जो 40 लिखा हुआ है ये निम्न सीमा है, तो ये किसका मान हुआ, L का, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मूले में H की भी जरूरत है, तो H यहाँ होता है वर्ग अंतराल। उच्चतम सीमा से निम्न सीमा को हम घटाएंगे तो वो होता है वर्ग अंतराल। तो यहाँ सभी का वैल्यू रखेंगे। L का मान कितना है, 40 प्लस F1, तो F1 का वैल्यू कितना है, 20 माइनस F0, तो F0 है 12 और बटे में आएगा 2F1, तो F1 का वैल्यू 20 माइनस F0 12 और F2 का वैल्यू है 11, तो यहाँ मैं लिखूंगा 11 और गुणा में आएगा H। H अंतराल कितना है, 10। 40 प्लस 20 में से 12 घटाने से 8 आएगा, 20 गुना 40 होगा माइनस ये कितना हो गया, 23 इंटू 10। तो 40 प्लस यहाँ देखो 8 और 10 को गुणा करने से कितना आएगा, 80 और 40 में से 23 घटाओगे तो आएगा 17। अब यहाँ पर 40 प्लस और यहाँ जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिखना है और फिर 40 में जोड़ के फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का है, उसमें आपको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, सिंपल ये है कि आपको ग्राफ बनाना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता ही है, पहले 6 नंबर का आता था और इस पैटर्न के अनुसार ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, सॉरी 4 नंबर का आएगा, 3 नंबर का नहीं है, 4 नंबर का है, ठीक है। इसमें भी एक अथवा में सवाल लिखा हुआ है, उसकी मैं इक्वेशन बना दूंगा, उसको आगे अपने आप हल करना है। फर्स्ट वाला मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है और इसमें लिखा हुआ है 3x प्लस 4y और सामने लिखा हुआ है 32, ठीक है। यहाँ वैल्यू रखते टाइम ये देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ मैं x का वैल्यू 0 रख सकता हूँ क्या। देखिए यहाँ 0 रखेंगे ना, सॉरी इस जगह x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 का भाग जाता है क्या, 32 में जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ तो 0 लिख सकते हो, लेकिन y का वैल्यू 0 लिख सकते हैं क्या। तो y का जब मैं 0 लिखूंगा तो 3 का भाग 32 में जाता है क्या,
नहीं जाता, तो आप y का वैल्यू 0 नहीं रख सकते, तो फिर आपको फिर चेंज करना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ से 4y को हम इस तरफ भेजते हैं, ठीक है, या फिर 3x को इस तरफ भेजते हैं। तो 4y को यहीं रखने देते हैं, 32 माइनस 3x इस तरफ आएगा तो माइनस का हो गया, y बराबर 32 माइनस 3x, और भाग में मैं लिखूंगा ये 4 देखो गुणा में तो कहाँ गए भाग। फिर अभी हम लिखेंगे x बराबर 0 रख लें, तो x का मान यहाँ 0 लिखेंगे, तो y बराबर 32 माइनस 3 गुणा x का मान कितना है 0, और बटे में कितना है 4, तो ये आएगा 32 बटे 4। क्यों? क्योंकि 0 से गुणा होने पे ये तो 0 हो गया और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 का भाग करेंगे तो कितनी बार जा रहा है 8 बार, 8 बार आउट हो गया ना ये, तो y बराबर आएगा 8, ठीक है। अभी तो एक पॉइंट आया है, हमें पता है एक समीकरण से दो बिंदु निकालने पड़ते हैं, क्योंकि एक रेखा बनाने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत होती है। तो दूसरा पॉइंट सोचेंगे तो हम यहाँ रखेंगे, नेक्स्ट जो वैल्यू है वो रखेंगे, ऊपर वैल्यू ऐसी बनाने, ध्यान दो यहाँ पे 32 है और 32 में 4 का भाग जा रहा था, तब हमने यहाँ 0 बनाया। अभी और संख्या यहाँ बनाएंगे तो उसमें 4 का भाग जाना चाहिए, तो यहाँ कितना रखेंगे, एक बार 1 रख कर देखेंगे तो यहाँ 29 हो जाएगा, फिर मैं 2 रख कर देखूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, और इसमें से 6 घटाओगे तो हो जाएगा ये 26, और 26 में से तो ये 4 का भाग जाएगा। फिर और वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, जोड़ने से भी नहीं आ रहा, जोड़ने से देखते हैं एक बार, यहाँ 40 बना सकते हैं क्या? तो अगर मैं x का वैल्यू 2 रखूंगा तो ये तो 38 हो जाएगा, फिर भी नहीं हो रहा है, तो क्या रखें और वैल्यू, इसके अलावा 4 रखें तो 4 रखने से कितना, अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ x का वैल्यू तो ये हो जाएगा 12, माइनस का 4 रखते हैं, प्लस का 4 रखने से भी हो जाएगा, तो मैं लिख ही देता हूँ x बराबर 4 प्लस का रखो चाहे माइनस का। कई बार ये होता है कि आपको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि कई बार तो ये होता है 0 रखने पर भी आ जाता है, 1 रखने पर भी आ जाता है, लेकिन कई बार 2-3 स्टेप आगे जाने के बाद में आपको वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ x का वैल्यू मैं अभी 4 रख रहा हूँ, x बराबर 4 रखने पर यहाँ 4 लिखोगे तो 4 3 12 हो गया ना, और 32 में से 12 घटाओगे तो वो 20 हो गया, और 20 में 4 का भाग जाता है। तो यहाँ लिखूंगा मैं y बराबर 32 माइनस 3 गुणा 4, ये 4 कहां से है, 4x का वैल्यू है, और भाग में मैं कितना लिखूंगा 4, 32 में से ये 12 घटाओगे तो आएगा 20 बटे 4, और 4 से ये कटेगा 5 का, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है। यहां से देखिए एक जो इक्वेशन आती है, एक जो समीकरण आती है, उससे दो बिंदु बनाने के बाद में आपको टेबल बनानी होती है, x और y कोऑर्डिनेट बनाएंगे। तो यहाँ x का वैल्यू आपने कितना रखा है 0, तो जब 0 रखा था तब आया कितना है 8 है, ठीक है। और अगर आपने x का वैल्यू 4 लिखा है तो y का वैल्यू कितना आएगा 5, इस प्रकार टेबल बना लिए, ठीक है। दूसरी जो इक्वेशन है वो हमें दी हुई है 6x प्लस 8y, 6x प्लस 8y, और सामने लिखा हुआ है 24। देखिए यहाँ से तो 2 कॉमन भी आ जाता है, अगर कॉमन आता है तो पहले कॉमन ले लेना चाहिए। देखिए यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 2 को मैं बाहर निकालूंगा, कॉमन ले लिया तो 2 का भाग 6 में करने पे कितना आएगा 3x, फिर यहाँ कितना बचेगा 4y, और बराबर कितना है 24। ये 2 से 24 कितनी बार कटता है 12 बार, तो यहाँ आएगा 3x प्लस 4y और बराबर 12। ये सिंपल इक्वेशन है, क्योंकि 3 और 4 दोनों का भाग 12 में जाता है। तो फिर आपको करना क्या, एक बार x का मान 0 रखना है और एक बार y का। तो जब x का मान 0 रखेंगे तो 3 गुणा 0 और प्लस 4y और बराबर 12, ये 0 हो गया, ये 4 गुणा में कहा जाएगा भाग में, तो y बराबर आएगा 12 बटे 4, और 4 से कटता है ये 3 बार, तो y बराबर आएगा 3।
फिर मैं y का मान 0 लिखूंगा, y बराबर 0 रखने पर, तो y का मान 0 इसमें रखेंगे तो 3x प्लस 4 और y की जगह मैं लिखूंगा 0। सामने कितना लिखा हुआ है 12, तो यहाँ x है, ये 3 गुणा में है तो कहाँ जाएगा भाग में, ठीक है। और फिर 3 से ये 12 कितनी बार कटता है 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। जिस प्रकार हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है दो बिंदु निकालने के बाद में, दूसरी इक्वेशन में भी हमें टेबल बनानी पड़ेगी, तो यहाँ मैं नीचे बना देता हूँ। ये x हो गया और दूसरा वाला y। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम पता है कि x लिखते हैं और दूसरे में y। अगर यहाँ मैंने x का वैल्यू 0 लिखा है तो y का कितना आया है 3, तो 0 रखने पे y का 3 आया, कितना है 3। और दूसरा जो y का 0 लिखा है तो फिर x का कितना आएगा 4। अब अपने पास दो टेबल आ गई है, उनमें दो दो पॉइंट है, ग्राफ बनाएंगे। तो हाँ, एक बात आपको पता ही है, अगर नोट करना होता है तो वीडियो को बीच में रोक लिया करो, पॉज कर लिया करो और फिर लिख लिया करो, ठीक है। तो अभी मैं इनको हटाऊंगा और ग्राफ बता रहा हूँ आप लोगों को। ग्राफ में पहले तो ये देख लो सभी वैल्यू प्लस की है, तो माइनस वाला ग्राफ आपको ज्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा सा बना के छोड़ देना है। ज्यादा वैल्यू देखिए y का वैल्यू 8 है प्लस का, तो ऊपर आपको ज्यादा लेंथ चाहिए, ठीक है। इस प्रकार सभी को पता है ये जो ऊर्ध्वाधर एक्सिस होता है ये y एक्सिस होता है, और ये जो क्षैतिज होता है ये x एक्सिस होता है। ये O मूल बिंदु है जहां कार्तीय निर्देशांक एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस टेबल की बात करेंगे, तो इसमें y का वैल्यू 8 है और फिर 5 भी है y का वैल्यू, इसमें y का वैल्यू 3 है। तो चलो एक एक का ही अंतर ले लेते हैं। यहाँ पे 1 लिखा, फिर 2, इसी प्रकार आगे, और जितना चाहिए उतना लिख लो, आगे भी लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार x का वैल्यू देखोगे तो x का वैल्यू 4 तक है, वो भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। फिर फर्स्ट पॉइंट है 0 और 8, तो इसमें x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 8 है। हमें पता होना चाहिए x का वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि ये बिंदु y अक्ष के ऊपर ही है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,8 और इसका नाम देंगे हम a। इसी प्रकार जो दूसरा पॉइंट है इसी इक्वेशन का वो है 4,5, तो x का मान 4 यहाँ है और y का मान 5 यहाँ। तो इसको आगे कहाँ तक बढ़ाएंगे। ग्राफ में वैसे ये लाइन ड्रॉ की हुई होती है, आपको नहीं बनानी है, आपको केवल पॉइंट देखना है, क्योंकि ग्राफ में ये लाइनें होती है, ठीक है। ये पॉइंट है 4,5 और इसको नाम दे दिया हमने b। अब a और b को मिलाना है, a और b को मिलाना है, ठीक है। आपको तो स्केल से मिलाना है, बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी और इस पर, इस रेखा पर आपको समीकरण भी लिखनी है। तो वो समीकरण है 3x प्लस 4y और बराबर लिखा हुआ है 32, ठीक है। और दूसरी वाली इक्वेशन के दो पॉइंट हमने निकाल रखे हैं, तो वो पॉइंट्स पहले इसमें ड्रॉ करते हैं। तो 0,3 एक पॉइंट है, 3y का मान है, इसका मतलब ये y अक्ष पर ही होगा 0,3 और इसका नाम दे दिया मैंने c। दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है 4,0 और 4x का मान है, पर दूसरा जो साथ में है उसके y निर्देशांक वो 0 है, तो पॉइंट x अक्ष पर ही होगा 4,0 और इसका नाम लिखा मैंने d। अब इन दोनों को ऐसे, इन पॉइंट्स को ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए, जब आप फेयर डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम में, जैसे ये पूरा मान लीजिए ग्राफ का पेज है, तो ये जो आप डायग्राम बना रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, वो आपको इस तरफ बनाना है, लेफ्ट साइड में बनाना है, क्योंकि राइट साइड में आपको इन लाइंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इन लाइंस को आगे बढ़ाओगे ना तभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, है ना। इन लाइंस को काफी आगे तक बढ़ाना पड़ सकता है, ठीक है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी प्रकार का आएगा
जो लाइनें पहले से ही अपने आप एक दूसरे को क्रॉस कर देगी, ये लाइन देखो बोर्ड से भी बाहर जा रही है, हालांकि ये आपको पता है कि ये समांतर नहीं है, हो सकता है ये जब आप फेयर डायग्राम बनाओ तो समांतर बन जाए, ठीक है। और अगर समांतर बनेगी तो फिर क्रॉस नहीं करेगी, फिर इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, हमने ये चीज पढ़ रखी है, अगर a1 बटा a2 इज इक्वल है b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल c1 बटा c2, अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है, इसका मतलब दो लाइंस क्या है, पैरेलल है, समांतर है, तो इनका कोई हल नहीं होता है, तो ये लाइनें एक दूसरे को नहीं काटेगी। इसके अलावा अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो ये लाइंस काटेगी, हो सकता है आपके ग्राफ से बाहर जाके काटे, ठीक है। तो बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसके अथवा में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल है, उसमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लिखा हुआ है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 1 गेंद खरीदी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको पहले इक्वेशन बनानी पड़ती है, फिर तो यही काम करना है पूरा। तो मैं केवल इक्वेशन बना के आपको दे देता हूँ, उसके आगे आपको उसे पॉइंट निकालना, ग्राफ में ड्रॉ करना, लाइंस बनानी और उसके सॉल्यूशन निकालना, वो आपको अपने आप ही करना है। तो यहाँ देखिए, उम्र का जो सवाल आता है या कोई खरीदारी का जो सवाल आता है, उसमें आपको मानना पड़ता है एक चीज का वैल्यू, या अगर उम्र का सवाल आता है तो उसमें वर्तमान आयु माननी पड़ती है आपको। तो यहाँ खरीदारी का कोई सवाल है तो उसमें आपको मानना पड़ेगा, माना ये सीधे अथवा में लिखा हुआ सवाल है, माना एक बल्ले का मूल्य, और एक बल्ले का मूल्य हमने मान लिया x, तथा एक दूसरी जो चीज है वो है गेंद, एक गेंद का जो मूल्य है उसको मैंने मान लिया y। अब इसने जितनी खरीदी है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो पैसे टोटल आ जाएंगे प्रश्नानुसार। ध्यान दीजिए, इसमें लिखा हुआ है 3 बल्ले हैं, अगर बल्ले 3 है तो एक बल्ले का मूल्य x है, तो 3 का कितना हो जाएगा 3x। फिर लिखा हुआ है बॉल कितनी है, 6 बॉल है, तो एक बॉल का y रुपए है, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6y। ये 3x रुपए है, और ये जो 6y लिखा हुआ है ये भी रुपए है, तो टोटल रुपए हो गए ना, जोड़ने से रुपए आएंगे, तो ये टोटल कितना है हमारे पास 3900 रुपए, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर हालांकि इसमें से 3 कॉमन आ रहे हैं, अगर आपको वैल्यू छोटी बनानी है तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेके इसको छोटा बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो यहाँ x बचेगा ना, फिर इसमें 3 कॉमन आएगा तो यहाँ कितना बचेगा 2y, और वो जो 3 कॉमन लिया था मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 कॉमन लिया और सामने क्या है 3900, ये 3 से 3900 कटता है कितनी बार 1300 बार, तो x प्लस 2y और बराबर 1300। इससे हुआ क्या, इससे थोड़ी सी इक्वेशन सिंपल होगी, वैल्यू छोटी होगी, यही है इक्वेशन फर्स्ट, उसको मत मानना। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 बॉल खरीदी है, बल्ला इस बार एक ही है तो केवल x लिखूंगा, एक बैट खरीदने पे, एक बल्ले को खरीदने पे x रुपए लगते लिखा हुआ है, लेकिन इस बार उसने गेंद 3 खरीदी है तो उसके रुपए कितने हुए 3y, और सामने इसका टोटल आएगा, कुल रुपए उसने कितने दिए, वो 1300 रुपए दिए उसने। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दो इक्वेशन से आपको 4 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, जो मैंने अभी जस्ट अभी करवाया इसी वीडियो में, उसी प्रकार आपको टोटल ये सवाल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वो है 22वां। इसमें लिखा हुआ है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए, बना लेंगे एक बार, पूरा क्वेश्चन सुन लो। लिखा हुआ है इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे, दोनों तरफ उसको बढ़ाएंगे, किसको व्यास को, और वो कितनी दूर तक 7 सेंटीमीटर की दूरी तक। तो फिर हमारे पास दो बिंदु आएंगे P और Q, और उन दोनों बिंदुओं से इस वृत्त पर क्या करनी है, स्पर्श रेखा की रचना, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, वो भी मैं करवाऊंगा, पहले ये वाला देखो, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक बार मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा और फिर हम उसको हम कन्वर्ट करेंगे फेयर डायग्राम में, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको तरीके से सीखना है तो उसके लिए जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वैसे वैसे
साथ में प्रकार पेंसिल से और व्हाइट कलर के पेज पे आपको ये पूरा काम करना है, साथ साथ करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक वृत्त बनाना है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको वृत्त बनाना है। तो ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अगर मैं इस तरफ भी बना देता हूँ तो ये पूरा क्या बन गया, व्यास। अब यहाँ से ये लिखा हुआ एक बार और मैं देख लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए। इसमें 7 सेंटीमीटर आगे है या केंद्र से 7 सेंटीमीटर, एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर है। कहां से है, केंद्र से। अगर ये 3 है तो आपको आगे कितना बढ़ाना पड़ेगा, इसे 4 सेंटीमीटर और बढ़ा दो, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर तो है ही, और इसको टोटल 7 बनाना है सेंटर से। तो ये अगर मैं P लिखता हूं तो ये P हो गया ना, ये 4 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गया ना 7 सेंटीमीटर। 3 और 4 कितना हो जाएगा, ऐड करने पे 7। तो इस तरफ देखिए, यहाँ दूसरा बिंदु Q बनाना है, इसी लाइन पर बनाना है। तो बताइए आप, अगर मैं P से आगे लूंगा तो वो 7 से ज्यादा हो जाएगा, और P से मैं पीछे लूंगा तो वो 7 से कम हो जाएगा। तो हमें लेना तो 7 ही है, तो फिर इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो यहाँ इसको लिखा मैंने Q। अब अगर ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, तो टोटल इस तरफ की 7 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ Q से आपको 2 स्पर्श रेखाएं बनानी है, 2 स्पर्श रेखाएं बनानी है, और P से भी 2 स्पर्श रेखा बनानी है। P से भी इसी प्रकार की 2 स्पर्श रेखाएं बनानी है, ठीक है। P से भी। तो ये तो एक बार तो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं। अब ये प्रकार से कैसे बनेगा वो देखना है। देखिए, इसमें जो जो काम करते हैं वो साथ साथ लिखना होता है, उसको हम बोलते हैं रचना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, ठीक है। और ये बात आपको साथ साथ लिखनी होती है। यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन साथ में लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, जो आप काम आप कर रहे हो वो आपको लिखना होता है। तो अगर ये इसका केंद्र है, ठीक है, वैसे तो केंद्र को सेंटर सी से लिखते हैं, लेकिन ओरिजिन से भी लिख सकते हैं वो से। अगर इसके व्यास को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये तो मैंने एक बार क्या बना दिया इसका व्यास। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इस तरफ एक पॉइंट आएगा P, वो कितनी दूर होगा, 7 सेंटीमीटर दूर है। और इसी प्रकार इस तरफ भी बढ़ाएंगे तो यहाँ एक पॉइंट आएगा Q, और ये भी कितना है, 7 सेंटीमीटर दूर है। देखिए, मैं ये बताता हूँ आपको, इसमें एक नहीं 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है। तो वो 2 कौन से वाले हैं, देखिए आपको सेम काम 2 बार करना है। मुझे ये बताइए, हमने तो ये पढ़ रखा है पहले से, ये एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करते हैं तो क्या करना पड़ता है। तो जो ये रेखा होती है, जैसे इसमें नाम लिखा हुआ है OP, तो इस OP रेखा का आपको समद्विभाजन करना होता है। वो किस प्रकार करते हैं, देखिए, O बिंदु पर क्या रखेंगे, प्रकार। O पर प्रकार रखने पर, O पर प्रकार रखने पर इसको आधे से ज्यादा खोलें। एक चाप ऊपर काटते हैं और एक चाप इसी प्रकार नीचे। ये जो चाप काट रहे हैं, चाप काटते समय आपको प्रकार को वापस कम या ज्यादा नहीं करना है, उतना ही चाप काटना है। अगर मैं उसी प्रकार को P पर उतने ही चाप के साथ घुमाऊंगा ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे इन दोनों को मिलाने से, स्केल से मिलाना आपको, तो मिलाने से यहाँ आपको इस OP रेखा का मध्य बिंदु मिलेगा। उसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं हम, मैंने सही लिख दिया। इसी प्रकार ये जो OQ रेखा है उसका भी सेम ही आपको समद्विभाजन करना है। तो Q पर मैं प्रकार रखूंगा, आधे से ज्यादा खोलेंगे, एक चाप ऊपर घुमाएंगे और एक चाप ऐसे नीचे, और उतना ही चाप को O बिंदु पर रखकर एक ऊपर और एक ऐसे नीचे। और इसको भी मैं अगर मिलाऊंगा तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट का नाम कुछ भी, जैसे मैंने लिख दिया D, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो C पॉइंट है, वैसे तो मैं ये बताता हूँ आपको, इसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके भी आ सकता है। जैसे इसने बोला कि दोनों तरफ आपको 7 सेंटीमीटर बढ़ाना है केंद्र से, लेकिन ये बोल देता हूँ कि एक तरफ आपको 7 बढ़ाना है और एक तरफ 5 बढ़ाना है। तो उस कंडीशन में ये जो मिड पॉइंट आ रहे हैं ना, अभी तो आपको पता है कि ये टोटल कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ कितना हो गया, 3.5 हो गया ना, मतलब 3.5, ये भी 3.5, ये तो इक्वल है। इस तरफ भी 3.5 है, इस तरफ भी 3.5 है। तो इसमें आपको हेल्प ये हो रही है कि जो काम इस तरफ कर रहे हो वो सेम इस तरफ करना है, तो आपको प्रकार बार बार बदलना नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये कम ज्यादा आएगा तो फिर आपको अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, C को केंद्र मानना, आपको यहाँ प्रकार रखना है।
P पर प्रकार पेंसिल को रखना है और इस प्रकार घुमाओगे तो ये आपका O के अंदर से जाएगा, ठीक है, और इस तरफ वापस घुमाओगे तो ये P से निकलेगा। अब जो आपने ये वृत्त बनाया है आपको प्रकार से बनाना है, ठीक है, मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत है ना टेढ़ा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये पॉइंट आ रहे हैं 2, ठीक है। ये जो वृत्त मैंने पहले बना रखा था उसी वृत्त को ये वाला वृत्त 2 बिंदुओं पे काट रहा है, उन बिंदुओं के कुछ भी नाम लिख दो, जैसे मैंने ए बी लिख दिया, ठीक है। अभी इस P बिंदु को A से मिलाओ, P बिंदु को A से मिला देंगे, इसी प्रकार P बिंदु को B से मिलाना स्केल से, और जो काम आपने यहाँ C बिंदु के लिए किया है वही हम D बिंदु के लिए करेंगे। तो यहाँ D पर प्रकार रखेंगे, Q तक खोलेंगे, और ये जो Q तक आप खोलो, चाहे Q तक खोलो चाहे P तक खोलो, एक ही बात है, और इसको से घुमाओगे तो ये Q से निकलेगा और वापस किस पे आएगा, O पे। अब ये जो वृत्त बनाया है ये वृत्त भी इस छोटे वृत्त को 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, और वो पॉइंट है, इनके नाम लिखेंगे S और T, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो अभी S को मिलाऊंगा मैं Q से, S को मिलाएंगे Q से और इस Q को मिलाएंगे T से, तो इस प्रकार 2 बाह्य बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कंप्लीट होती है। जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना इसमें वही आपको रचना में लिख के रखते हैं, ज्यादा नहीं लिखना होता। फिर लिखा हुआ है इसके अथवा में, ये वाले क्वेश्चन है जो अथवा में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन तो इस बार कन्फर्म आएंगे। मैं बता देता हूँ कंस्ट्रक्शन वाली अपनी प्रश्नावली 11वीं प्रश्नावली है, एक्सरसाइज नंबर 11। इसमें जो क्वेश्चन आने वाले इस बार एग्जाम में, एक तो ये आएगा कि अगर आपको एक रेखा दी हुई है इसका विभाजन करना, जैसे 2:3 में इसको विभाजन करना, फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको एक त्रिभुज दिया हुआ आएगा, इस त्रिभुज में हो सकता है 2 कोण दिए हो या 3 भुजा दी हो, इस प्रकार का कुछ आएगा। त्रिभुज बनाने के बाद में इस त्रिभुज को छोटा करना, इस त्रिभुज को छोटा करना, या इसी के अथवा में मैं लिख देता हूं, या तो ये आ जाएगा या बड़ा वाला आ जाएगा, या त्रिभुज आ गया जिसका नाम लिखा है मैंने ABC, तो इसी त्रिभुज को बड़ा करना, इसी त्रिभुज को बड़ा करना, ये भी आ सकता है। इसी त्रिभुज को देखिए पहले हमें जो दिया हुआ है वो ABC त्रिभुज है, लेकिन जो अब मैंने बनाया वो BA' और C' त्रिभुज है। सिंपल बात ये है कि त्रिभुज को बड़ा करना या त्रिभुज को छोटा करना या रेखा का विभाजन, और इसके अलावा बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना। ये वाले बस 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, तो बस आपको इसी तरीके की प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के लिए। तो ये जो 22वां क्वेश्चन है इसके अथवा में एक लिखा हुआ है वो देख लीजिए। लिखा हुआ एक त्रिभुज है ABC, उसमें BC भुजा 6 सेंटीमीटर, एक बार मेरा डायग्राम बनाता हूं। तो BC भुजा इसमें लिखा हुआ है, मैं इसी को लिख देता हूं D, और यहाँ लिखा मैंने C, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर है। फिर बाद में लिखा हुआ है अगर ये BC है तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा A। फिर लिखा हुआ है B पर हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है, B पर कितना डिग्री का कोण बनाना है, 45 का। फिर लिखा हुआ है A पर 105 डिग्री का बनाना है, A पर 105 डिग्री का बनाना है, ठीक है, बस इतना ही, बस इतना दिया हुआ है त्रिभुज बनाने के लिए। फिर आगे लिखा हुआ आपको एक त्रिभुज और बनाना है, और इस त्रिभुज के लिए जो नया त्रिभुज बनेगा उसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी है, 3/4। सिंपल बात ये है, देखिए अंश में छोटी संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब जो त्रिभुज बनेगा वो इससे क्या होगा, छोटा, ठीक है, और ये उसके रिस्पेक्ट में क्या है, बड़ा। तो ध्यान दीजिए ये जो काम करेगा ना वो तो सिंपल है, इसका भी एक मैटर है, इसकी भी एक ट्रिक है, समझ लेंगे। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम पहले त्रिभुज तो बना लेंगे क्या। बहुत सारे बच्चे ये त्रिभुज नहीं बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर C कोण दिया हुआ होता तो बना लेते, लेकिन A कोण दिया हुआ है तो बहुत सारे बच्चे ये त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि त्रिभुज के 3 कोणों का, या उनके दिमाग में नहीं आता है, अगर पता है तो उनके दिमाग में नहीं आता ये कि है ना ऐसे करना है। हमें पता है कि ये A पॉइंट का है, पता है कि A पॉइंट यहाँ रफ में नजर आ रहा है आपको कि ऊपर है, उस पर 105 डिग्री है, पर उसके लिए आपको ये डिस्टेंस दी हुई है क्या, AB या फिर AC दिया हुआ है क्या, AB और AC नहीं दिया हुआ है, तो फिर करना क्या पड़ेगा, AB और AC नहीं दिया हुआ है, BC दिया, तो सबसे पहले मैं BC बनाता हूं,
कितना सेंटीमीटर है 6। यहाँ मैंने बी लिखा, यहाँ सी लिखा, चलो यहाँ बना देंगे 45 डिग्री का कोण। लेकिन वो 105 कहाँ बनाएंगे? वो ए बिंदु, उसकी कोई दूरी कुछ चीज दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, तो नहीं बना सकते हम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। यहां मैं लिख देता हूं साइड में, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, इन तीनों का टोटल होता है 180। ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर यहाँ अगर मैं ए का 105 डिग्री लिखता हूँ, बी का 45 डिग्री है, तो बताओ सी नहीं आ जाएगा क्या? और कोण सी बराबर आएगा 180। ये कितना हो गया? 150 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कितना बचेगा? 30 डिग्री बचेगा। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे ये 105 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, बनेगा 45 और 30। 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए पहले 90 का बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं प्रकार रखूंगा, ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ प्रकार रखेंगे। पहला जो चाप होता है 60 डिग्री का होता है, और यहाँ रखकर दूसरा जो काटेंगे वो 120 का होता है। यहाँ ये जो 120 डिग्री वाला पॉइंट है, यहाँ प्रकार रखेंगे, ऊपर एक चाप काटेंगे, उतना ही चाप 60 डिग्री वाले पॉइंट से काटेंगे, तो एक आपको पॉइंट मिलेगा। और इसको जस्ट आप नीचे मिलाओगे बी से, तो ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ, ये किसको डिनोट कर रहा है, किसको शो कर रहा है? 90 डिग्री की रेखा। अब यहाँ 90 डिग्री का पॉइंट है, ये सबको पता है 0 डिग्री होता है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री आएगा? एग्जैक्टली 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा। यहाँ पे 0 है, तो 0 पे मैं प्रकार रखूंगा, एक चाप ऊपर बनाएंगे, उतना ही हम 90 से बनाएंगे, तो ये बना, और इसको ऐसे मिलाएंगे 20 से, स्केल की हेल्प से मिलाएंगे। तो यहाँ जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का? 45 का। और यहाँ बनाएंगे 30 डिग्री का। तो यहाँ प्रकार रखेंगे, यहाँ पेंसिल से आप ऐसे घुमाओगे, ये वाला जो चाप यहाँ प्रकार रखोगे, पहला कितना होता है? 60। अब हमें आगे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 और 60 के बीच में होता है 30 डिग्री। तो 0 डिग्री पे प्रकार रखेंगे, एक चाप ऊपर काटेंगे इसे, और उतना ही यहाँ 60 डिग्री पर रख के काटेंगे। तो ये जो लाइन, ये जो पॉइंट आ रहा है, इसको हम मिलाएंगे 30 से, तो ये कितने डिग्री बनेगा? 30 डिग्री। तो यहाँ 105 डिग्री का कोण अपने आप ही बन जाएगा, हमें नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 होता है। अगर उसमें 2 कोण हम बना देते हैं तो तीसरा अपने आप बन जाता है, ठीक है? अब यहाँ से आपको एक त्रिभुज और बनाना है, उसकी रचना करनी है, पर उसकी भुजाएं इस दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी होनी चाहिए? 3/4 होनी चाहिए। सिंपल बात यह है, ऊपर अगर छोटी संख्या लिखी है तो इसका वैल्यू जो आएगा 1 से कम आएगा, इसका मतलब त्रिभुज बनेगा छोटा। तो इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले बी से एक लाइन बनानी है, जो इस बीसी रेखा के साथ न्यून कोण बनाते हैं। क्या बना रही है? न्यून कोण। और इस लाइन का नाम हम क्या देंगे? BX। अब फिर इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है 4। तो जो बड़ी संख्या होती है उतने चाप बनाने पड़ते हैं। समान लंबाई के आपको B पर रखना है प्रकार, समान लंबाई के चाप बनाने, कितने बनाने हैं? 4 चाप बनाने हैं। तो यहाँ B1 पे रखूंगा तो दूसरा पॉइंट आ गया B2, फिर आगे इसी प्रकार B3 और B4 आ जाएगा। फिर आपको इस C पॉइंट को इस तरफ मिलाना होता है एक बिंदु से। वो कौन से बिंदु से मिलाते हैं? जो नीचे लिखा होता है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ देखो ना, कई बच्चे अगर 4 पॉइंट बना लिए तो फिर सोचते हैं 3 से मिलाता है। ये नहीं है। जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी जो संख्या होती है उससे तो उतने तो चाप काटते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लिखा मैंने चाप, तो इसका मतलब बड़ी संख्या उतने चाप, ठीक है? और जो संख्या हर में है, हर में है उसको मिलाना है। ये भी मैंने शॉर्ट में लिखा है। जो संख्या हर में लिखी है उसी को मिलाना है C से। तो 4 लिखा हुआ तो मैं किसको मिलाऊंगा? B4 को मिलाएंगे C से, B4 को C से। जो काम B4 पे करेंगे वही काम हमें 3 पे करना है, मतलब B3 पे। यहां से सिंपली मैं करना क्या चाह रहा हूं ये बता देता हूं। ये जो B4C रेखा लिखी हुई है, इसके समांतर में एक रेखा बनाऊंगा यहाँ। तो हमें पता है कि समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक लाइन काटती है, समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक लाइन काटती है तो ये वाले जो कोण होते हैं
इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और वैसे हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। ये बराबर होते हैं। तो इस कोण को देखकर हम ये कोण बना सकते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां मैं प्रकार रखूंगा, इस प्रकार पेंसिल से एक चाप घुमाए, फिर उतना ही B3 पर रखेंगे और इसी प्रकार घुमाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रेट हो गया, मैं थोड़ा वापस कर देता हूं, पर आपको प्रकार से करना है, मैं तो रफ में कर रहा हूं। B3 पर मैंने प्रकार रखा, उतना ही घुमाना आपको ऐसे, और यहां से फिर प्रकार को रखकर ये वाला कोण मापना है कितना है, तो बस उतना ही चाप आपको यहाँ रखकर इस तरफ को काटना है। और अब B3 को ऐसे मिलाएंगे तो एक पॉइंट आएगा, और वो पॉइंट होगा C डैश। अब जो काम C पर करेंगे ना, वही हमें C डैश पर करना है। तो बताइए, C पर काम करने के लिए सिंपल बात है, इस कोण C को देखकर आपको उतना ही कोण C डैश पर बनाना है। तो मैं यहाँ रखूंगा प्रकार, सॉरी C पर रखेंगे प्रकार, ये देखो घुमाया हुआ है ना, उसी पर घुमाएंगे, बस उतना ही हम C पर रख के घुमाएंगे, घुमा दिया। अब ये जो C डैश के आगे जो पॉइंट है, जस्ट आगे, यहाँ प्रकार रखूंगा मैं, और ये वाला कोण जो काम अभी यहाँ किया था ना, वही यही करना। तो C डैश से जो आगे पॉइंट है वहां रखेंगे प्रकार, और ये चाप मैंने काट दिया, उतना ही चाप अभी यहाँ काटेंगे, और इस वाले चाप को, इस वाले पॉइंट को हम C डैश से मिलाएंगे। तो यहाँ देखिए एक पॉइंट और आ गया जो AB रेखा पर है, और वो पॉइंट है A डैश। अब यहाँ एक त्रिभुज का नाम बोलूंगा, उस त्रिभुज को देखना वो बड़ा बना है कि छोटा। तो पॉइंट का नाम है A डैश, B और C डैश। देखिए छोटा त्रिभुज बना है, हालांकि ये आपको दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है। A डैश, B और C डैश छोटा त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो आज इतनी बातें करेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊंगा।